Income by way of royalties and fee for technical services in case of non-residents. Section 44 DA. कभी कभी क्या होता है कि एक नॉन रेजिडेंट, लेट्स से अ फॉरेन कंपनी, may have a permanent establishment in India. Permanent establishment, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, is something like a business connection, जहाँ एक नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई परमानेंट नेचर का ऑफिस वगैरह या प्रेजेंस हो. अगर एक नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी या एफटीएस इनकम मिलती है, रॉयल्टी या एफटीएस से मतलब है मेरा कि सेक्शन 916 में या 7 में जो डेफिनेशन है इन दोनों टर्म्स की, उसमें वो कवर्ड होती हो, प्लस इस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में पीई है, एंड थर्ड कंडीशन क्या है, ये रॉयल्टी या जो एफटीएस है ये इफेक्टिवली कनेक्टेड है इस पीई से, मतलब इसका रीजन एग्जिस्टेंस का एक तरह से ये पीई ही है. जो एक्टिविटी पीई कर रही है इंडिया में, उसकी वजह से ये रॉयल्टी या एफटीएस इनकम आती है. उस केस में आप सेक्शन 44 DA में ऑप्ट कर सकते हैं. सेक्शन 44 DA प्रोवाइड्स मेथड ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज व्हेन. ऐसा नहीं है ये प्रोविजन आपको परमानेंटली अवेलेबल है. दिस इज अवेलेबल ओनली व्हेन यू सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. रॉयल्टी और एफटीएस अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट मेड बाय द नॉन रेजिडेंट विद द इंडियन कंपनी और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 31/3/2003. जो ये फॉरेन कंपनी है, इसके साथ जो अग्रीमेंट है, चाहे वो इंडियन कंपनी का हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, ये अग्रीमेंट इस डेट के बाद का है. Such non-resident carries on business in India through a permanent establishment or profession in India through fixed base. Generally क्या है, treaties में एक distinction होता है कि अगर आप business carry on कर रहे हो और आपका ऑफिस इंडिया में है तो उसको हम permanent establishment बोलते हैं. अगर आप profession carry करते हो उस केस में आपका जो इंडिया में presence होता है उसे fixed base बोलते हैं. Of course, needless to mention कि ये दोनों होती एक ही चीज़ है. काफ़ी ट्रीटीज़ में अब ये डिस्टिंक्शन ख़त्म कर गया है और खाली पीई ही रेलेवेंट रह गई है, बट जहाँ पर है वहाँ पर एप्लीकेबल होगा. तो ये जो नॉन रेजिडेंट है जिसका अग्रीमेंट है इंडियन कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, उसकी इंडिया में बिजनेस जो है वो एक पीई के थ्रू हो रही है. द राइट, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रॉयल्टी fee for technical services are paid is effectively connected with such PE और fixed base. जो ये रॉयल्टी और एफटीएस पे हो रही है नॉन रेजिडेंट को, ये इफेक्टिवली कनेक्टेड है इस पीई से. मतलब मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने लीज पे कोई इक्विपमेंट दिया है एक इंडियन कंपनी को. ये इक्विपमेंट जो है एक तरह से, अगर ये ऑटोमेटेड है, सेल्फ कंटेन्ड है, ये इक्विपमेंट नॉन रेजिडेंट की पीई बन सकता है इंडिया में. अब इस इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए कुछ सर्विसेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैनेजरियल नेचर की या कंसल्टेंसी या टेक्निकल इस फॉरेन कंपनी को देनी पड़ती है इंडियन गवर्नमेंट को. अब वो जो रॉयल्टी और एफटीएस है, क्योंकि मैनेजरियल सर्विसेज है, एफटीएस में फॉल करेंगी, बट वो किसके कनेक्शन में, इस इक्विपमेंट के. ये इक्विपमेंट क्या है, पीई है नॉन रेजिडेंट की. तो हम कहते हैं कि दैट दीज रॉयल्टी और एफटीएस आर इफेक्टिवली कनेक्टेड टू द पीई. अगर ये तीनों कंडीशंस होती हैं, देन यू कैन क्लेम सेक्शन 44 DA एप्लीकेबिलिटी. अगर आप 44 DA एप्लीकेबिलिटी क्लेम करते हैं, देन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन. व्हाट आर दीज एक्सपेंडिचर? एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस विच इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली incurred for such PE or fixed place of service in India. अब इसका पीई के साथ इफेक्टिवली कनेक्टेड करने का एक चेंज हो जाता है. वो क्या है कि जहाँ तक बात पीई की इनकम की है, वो बिजनेस प्रॉफिट होते हैं और वो नेट बेसिस पे टैक्स होते हैं. मतलब जनरली टैक्सेशन जो है वो क्या है, रॉयल्टी और एफटीएस का इंडिया से जब कोई इंडिविजुअल पे करता है तो एक ग्रॉस अमाउंट विदहोल्ड हो जाता है, चाहे वो 10% हो 20% हो, एज विदहोल्डिंग टैक्स.
जब बिजनेस प्रॉफिट होते हैं ये ग्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब बिजनेस प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए 100 की रिसीट थी, उसमें से आप 90 के एक्सपेंस कम करते हैं, 10 जो है इसके ऊपर टैक्स लगता है, राइट। 44 DA में ऑप्ट करने से रॉयल्टी और FTS के आपका ये नेट बेसिस का टैक्सेशन ट्रिगर हो सकता है, और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो आपका टैक्स रेट जो है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए 10 की इनकम होती है, इस पर 40% टैक्स 4 हो गया, जबकि ग्रॉस बेसिस पे जो मिनिमम टैक्स होता है वो 10 होता है। ये पॉइंट होता है कि आप इसको क्लेम क्यों करते हैं। बट आप जब भी ये क्लेम करेंगे, जब आप ये एक्सपेंस की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें कुछ एक्सपेंस हैं जो अलाउ नहीं होते। वो कौन से खर्चे हैं? कोई भी ऐसा खर्चा विच इज़ नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर सच PE और फिक्स प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया, और एनी अमाउंट पेड बाय द PE टू द हेड ऑफिस और एनी अदर ऑफ इट्स अदर ऑफिसेज। अगर ये PE हेड ऑफिस को या कोई भी और ऑफिस जो है इस हेड ऑफिस का, उसको कोई भी अमाउंट पे करती है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की डिडक्शन मिलती है। वो क्या? अदरवाइज दैन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। मान लीजिए यहाँ पे कुछ काम करना था, उसके लिए हेड ऑफिस ने किसी वेंडर को पे किया $100, वो इसने रीइंबर्समेंट क्लेम कर लिया PE से, उस केस में ये डिडक्शन मिल जाएगी इस $100 की। बट अदरवाइज अगर PE कुछ भी इनको पे करती है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44BB, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर इनकम रॉयल्टी और FTS के नेचर में है, आप उसके लिए 44BB क्लेम नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44BB in relation to income from royalty or FTS for providing services in connection with extraction or production of oil, etc. अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो 44BB में कवर्ड है, अगर आपकी इनकम रॉयल्टी और FTS के नेचर में है तो भी उसका टैक्सेशन 44BB में नहीं होगा। अगर आप 44DA का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट द टैक्स ऑडिट डन फॉर दिस। सेम चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। द नॉन रेजिडेंट इज मैंडेटरीली, मतलब कंपल्सरी है उसके लिए, required to keep and maintain the books of accounts under section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit under section 44A